गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, हम अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी की वेरिएशन और क्वेश्चन किया था 3D 4S वाला। ठीक है, तो अब अगली प्रॉपर्टी जो है वो मैं मेटेलिक करेक्टर से पहले ले रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास हाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन, मेटेलिक बॉन्डिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसको जो है वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। ठीक है, फिर इसको रीड कर लेंगे एक बार। ठीक है, तो हमारी प्रॉपर्टी आती है नेक्स्ट। ठीक है, हाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, इसको करेंगे जो है वो समझेंगे अभी। हाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन स्लैश मेटेलिक बॉन्डिंग भी इसी में एक्सप्लेन है। ठीक है, और इसी में मैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा। ठीक है, देखो क्या होता है। अब ये हाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है, इसको कैसे जो है कोरिलेट करेंगे हम। इसमें बेसिकली कोरिलेट करना है। ठीक है, तो कैसे कोरिलेट करेंगे, देखो पहले तो मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे आपके पास कोई सॉलिड है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कोई सॉलिड है, तो इसको मुझे एटम्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, गैसीय स्टेट में जो है वो मुझे लेके आना है। ठीक है, तो जो एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी टू डिसोशिएट दिस 1 मोल ऑफ कंपाउंड, ठीक है, इनटू गैसियस एटम्स, इनको सेपरेट करने में। ठीक है, बोलने का मतलब जैसे मान लो मेरा ये है कि कोई ये सॉलिड है, इसमें बड़े सारे एटम्स हैं 1 मोल में। मैंने क्या किया, इन एटम्स को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, इंडिविजुअली कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो जो जितनी एनर्जी मुझे 1 मोल ऑफ कंपाउंड को कन्वर्ट करने में चाहिए 1 मोल ऑफ गैसियस कंपाउंड को, उसी एनर्जी को मैं क्या बोलूंगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। सॉलिड को ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। तो ये डेल्टा एच का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अच्छा अब ये बोलता है कि ये जो आपस में जो एटम प्रेजेंट होते हैं सॉलिड स्टेट में, तो सिमिलर एटम के बीच में जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं कोहेसिव एनर्जी। ठीक, क्या बोलते हैं उसको, कोहेसिव एनर्जी, है ना, टर्म है। को का मतलब होता है सेम। तो सेम एटम्स के बीच में जो एनर्जी होती है उसको मैंने एक जनरल टर्म दे दी, उसको क्या बोला, कोहेसिव एनर्जी बोला। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा इन दोनों आपस में इन एटम्स के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, उतनी ज़्यादा कोहेसिव एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, मेरा बोलने का मतलब क्या हो गया कि यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट अराइज हुआ मेटेलिक बॉन्डिंग का। अगर मेटेलिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, तो उतनी ही मेरे पास जो है वो कोहेसिव एनर्जी भी क्या होगी, इनकी ज़्यादा होगी। अगर ये कोहेसिव एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये एक दूसरे को पकड़ के ज़्यादा रखेंगे, एंड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट दिस इनटू द गैसियस एटम। अब जितनी ज़्यादा कोहेसिव एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा मेरे पास क्या रिक्वायर्ड होगी, उतनी ज़्यादा मेरे को क्या सप्लाई करनी पड़ेगी, हीट ऑफ एटोमाइजेशन जो है वो सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो अभी पहले मैं मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर 1 बाय 1 के जो है वो आंसर आएंगे। ठीक है, तो देखो मेटल्स के केस में क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होती हैं वो सारी की सारी मेटल्स हैं। एस ब्लॉक भी सारी की सारी क्या हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो देखो मेटल्स के केस में हम मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो इसमें बड़े सारे एटम्स होते हैं। तो जैसे मान लो मैंने जो है वो एक एटम जो है वो इस तरीके से आपके पास जो है वो एटम इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, एटम जो है वो आपको पता है स्फीयर की फॉर्म में हम मान के चलते हैं। तो अब ये बोलता है कि इन एटम्स में Mn पॉजिटिव मैंने बोल दिया। Mn पॉजिटिव का मतलब होता है कि कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये Mn पॉजिटिव, मुझे नहीं पता कि उसके ऊपर कितना चार्ज है, Mn पॉजिटिव, और इनके जो है फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जो है वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, डिपेंडिंग अपॉन द वैलेंसी वो इलेक्ट्रॉन जो है फ्री मूव करते रहते हैं। अब ये बोलता है कि ये जो 2 आयन्स होते हैं, ये जो मेटल आयन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मेटल्स आयन होंगे, इनको बोलते हैं कर्नल्स। इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, कर्नल्स का नाम देते हैं। ठीक है, कर्नल्स इनको बोलते हैं, ये मेटल आयन्स को कर्नल्स बोलते हैं। ठीक है, ये आर्मी वाला कर्नल नहीं है। ठीक है, तो इनको कर्नल्स बोलेंगे। अब इन 2 कर्नल्स की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है कि कितने ज़्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये मेटालिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ सकते हो। तो जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा इनकी क्या होगी, मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन कौन डिसाइड करेगा जी, भी कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते रहेंगे। तो जितने बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मैक्सिमम पार्टिसिपेट करते हैं आपके पास किसमें, मेटालिक बॉन्डिंग में। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि डी ऑर्बिटल के केस में जो बैलेंस शेल होगा वो इन दोनों को काउंट किया जाएगा, N-1 डी को भी और Ns को भी काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने जो है वो ध्यान रखना है। तो मोर इज द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड, मोर इज द आपके पास जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग। और जितनी ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग होगी उतनी ही उन एटम्स के बीच में कोहेसिव एनर्जी ज़्यादा होगी, एंड मोर एनर्जी हीट ऑफ एटोमाइजेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अब जरा कंपेरिजन सा कर लेते हैं कि जैसे मान लो आपके पास एक एस ब्लॉक है।
ठीक है, और आपके पास एक डी ब्लॉक मेटल है, दोनों ही मेटल्स हैं। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि किस केस में मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आंसर देखो कैसे दोगे आप। एस ब्लॉक एलिमेंट में जो बैलेंस शेल होता है वो होता है NS, और इस केस में बैलेंस शेल होता है N-1D और NS होता है। तो अब आप मुझे बताओ कि किस केस में जो है वो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। एस में ज़्यादा ज़्यादा कितने आ सकते हैं, या एक आ सकता है या दो आ सकते हैं, लेकिन इस केस में तो आपको पता है कि NS में ही मैक्सिमम क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और डी में तो होंगे ही होंगे। तो नंबर ऑफ बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किस केस में ज़्यादा हुए, डी में ज़्यादा हुए। तो नंबर ऑफ बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए तो मेटालिक बॉन्डिंग का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किस में ज़्यादा होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपको जो है वो ये ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग होती है एज कंपेरिजन टू एस ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो होगी क्यों ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों ज़्यादा होगी, तो आप इस तरीके से इसको जो है वो एक्सप्लेन कर लेना कि जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है, जो मेटालिक बॉन्डिंग का जो मैग्नीट्यूड होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, अब डी तो आपको पता है, डी में 5 बॉक्स होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इस तरीके से कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो मेटालिक बॉन्डिंग का जो है वो स्ट्रेंथ रहेगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि D10 सिस्टम है और D10 में जी आपने इसको इस तरीके से फिल कर दिया, पेयर कर दिया, तो इसमें ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 10 आ गए, नहीं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे मेटालिक बॉन्डिंग का जो है वो आपके पास जो है कॉन्सेप्ट जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये मैं जानबूझ के आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे सीरीज में भी डिस्कस करना है। ठीक है, तो मैं पहले एस और जो है वो पी एस और आपके पास जो है डी ब्लॉक एलिमेंट को कंपेयर करवा दिया। अब नंबर ऑफ जो है वो कंट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेटालिक बॉन्डिंग में वो आपके पास जो होंगे वो दिखती सी बात है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में ज़्यादा होंगे, तो आपके पास मेटालिक बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब बारी आती है आपके पास, इसलिए एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट मैक्सिमम क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और हार्ड और ब्रिटल नेचर जो होता है वो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट का होता है। ठीक है, अब हमारे हैं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर भी वो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो है वो आपके पास जो है वो इस केस में जो है ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कोरिलेट कर देना कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग, उतनी ज़्यादा उसमें मेटालिक बॉन्डिंग होगी। जितनी ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा कोहेसिव एनर्जी होगी, किसके बीच में, एटम्स के बीच में, उतने ही ज़्यादा वहाँ पे क्या होगी, हीट ऑफ एटोमाइजेशन होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा हीट ऑफ एटोमाइजेशन होगी उतना ही ज़्यादा उनका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कोरिलेट करें, आपको कोई वैल्यू याद नहीं रखनी है। ठीक है, तो अब जो है वो जरा ट्रांजिशन एलिमेंट में जो है वो हम आ जाते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट की भी मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन पहले आपको मैं यहाँ से थोड़ा सा डिक्टेट करवा दूँ। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, ये 1 मोल ऑफ सॉलिड लिया मैंने। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो 1 मोल ऑफ गैस बनी, ये एनर्जी रिक्वायर्ड है। हीट ऑफ एटोमाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट 1 मोल ऑफ ए गिवन सब्सटेंस इनटू द एटम्स। Greater is the value of heat of atomization, greater is the cohesive energy in the solid state, which holds the atom together। ठीक है, जो एटम को होल्ड करके रखती है उसको बोलते हैं कोहेसिव एनर्जी। कोहेसिव एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन देयर इज ए ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग, जब वहाँ पे क्या होगी, ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्डिंग, विच इन टर्न्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान रखना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, ना कि फील्ड इलेक्ट्रॉन पे जो फुल्ली फील्ड होते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है जी, अगर डिफाइन करें, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल कर्नल्स। कर्नल्स होते हैं जो कैटायन होते हैं इसमें, मेटल कर्नल्स एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मोर इज द फ्री इलेक्ट्रॉन, मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग ड्यू टू लार्जर इंटर एटॉमिक फोर्स। ठीक है, ड्यू टू लार्जर इंटर एटॉमिक फोर्स, इन दोनों कर्नल्स के बीच में एटॉमिक फोर्स, ग्रेटर इज द कोहेसिव एनर्जी विच रिजल्ट्स इन हाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, उसकी वजह से ही मैंने आपको बता दिया फार्मूला वगैरह। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर स्ट्रेंथ मेटालिक बॉन्डिंग होगी, ग्रेटर इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब बारी आती है ट्रांजिशन सीरीज की। जैसे मान लो स्कैंडियम से जिंक तक। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि भाई बताओ मेटालिक बॉन्डिंग की मैग्नीट्यूड क्या रहेगा। ठीक है, तो या हीट ऑफ एटोमाइजेशन का क्या ट्रेंड रहेगा। तो एक बात ये ध्यान रखना, ठीक है, कि जब आप स्कैंडियम से लेकर जिंक तक मूव करते हो तो एक टाइम तक आपके पास D5 तक जो है वो आपके पास
ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। D5 तक जो है वो आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इंक्रीज। उसके बाद उसकी पेयरिंग स्टार्ट होने चल पड़ती है तो आपके पास वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। तो कोई ऐसा नहीं होगा कि जी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो जो हीट ऑफ एटमाइजेशन भी होगी वो आंखें बंद करके इंक्रीज करेगी, ठीक है, कोई रेगुलर पैटर्न होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक सर्टन लिमिट तक इंक्रीज करते हैं, उसके बाद उसकी पेयरिंग स्टार्ट होने शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जो है वो उसमें बड़े सारे फैक्टर हैं, कोई आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें देनी नहीं है, तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि जो हीट ऑफ एटमाइजेशन होती है, ठीक है, ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ यहाँ पे, ठीक है। हीट ऑफ एटमाइजेशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में इस तरीके का ग्राफ मेरे पास आता है, ठीक है। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में इस तरीके का ग्राफ आता है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्रोमियम इधर लाई करता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो मोलिब्डेनम होता है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में, और थर्ड में टंगस्टन होता है। आपको पता है टंगस्टन जो है वो हार्डेस्ट एवर एलिमेंट जो है वो नोन है, क्यों, इसी वजह से क्योंकि इसकी हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन होती है, ठीक है। तो उसमें बड़ी सारी एक्सेप्शन है, बड़े सारे जो है वो इसमें फैक्टर होते हैं कंट्रीब्यूटिंग, तो वो थोड़ा सा आपने जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो है वो आपका जो है वो थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए कि कैसे इसको जो है वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बाकी मैं ये शेयर करूँगा आपके पास, ठीक है। तो अभी जो है वो इसमें मैंने लिखा हुआ है कि बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं, लेकिन ये ठीक है, आपको कोई डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर अबव 900 डिग्री सेल्सियस से अबव होते हैं, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, ठीक है। इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होंगे बिकॉज पूर मेटालिक बॉन्डिंग होती है, दे डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये फुली फील्ड होते हैं, तो इनमें मेटालिक बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत कम होता है। टंगस्टन जो होता है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है 3410, ठीक है, 1410 डिग्री सेल्सियस का। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट में, -27 डिग्री सेल्सियस, और यही एक मेटल है जो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मरकरी, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मरकरी के केस में पूर्ण मेटालिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इसमें जो है वो फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल होता है D10 और, ठीक है, सॉरी D10 और S2 जो है उसमें फुली फील्ड होता है, ये आपने की है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, कंपेरिजन टू अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट पोजेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि दिस इज ड्यू टू हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन, और कोहेसिव एनर्जी की टर्म में बोल सकते हो, ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग की टर्म्स में बोल सकते हो। तो ये जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कैसे जो है, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, वेयरएज ट्रांजिशन एलिमेंट में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n-1d प्लस ns इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल होते हैं फॉर बॉन्डिंग, ठीक है। तो दिस लीड्स टू ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड हेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करते हैं, क्योंकि डाउन द ग्रुप अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर किया जाएगा तो वो आपके पास जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास के बेस पे कंपेयर किया जाता है, ठीक है। एटॉमिक मास डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट से ज़्यादा होगा और थर्ड का सेकंड से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इतना सा याद रखें आप इस केस में। उसके बाद जो है वो मैं बात करूँगा मेटालिक करैक्टर की।